जो पोर्शन होता है वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल होता है। छोटा से छोटा पोर्शन जो भी है वो अंदर का पोर्शन जो है वो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। अब आपने कैविटी बना दिया, तो अब आपने कैविटी बनाया, पहले सॉलिड था, चार्ज देने के बाद आपने कैविटी अब बनाया। कैविटी बनाया मतलब कुछ पोर्शन निकाल लिया अंदर से। तो जो पोर्शन निकाला वो कंप्लीटली न्यूट्रल था, उसका ईच एंड एवरी छोटा से छोटा पोर्शन जो था वो न्यूट्रल था। तो आपने कुछ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब नहीं किया, और आपने जो पोर्शन निकाला वो मास निकाला, एक्चुअली कोई चार्ज वार्ज भी एक्स्ट्रा नहीं निकाला। इनफैक्ट उसका हर पोर्शन न्यूट्रल था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो था। तो ना तो आपने कुछ फील्ड डिस्टर्ब किया, ना चार्ज डिस्टर्ब किया, मास निकाला सिर्फ, कोई चार्ज और ये से तो लेना देना था नहीं उसका। तो इसलिए पहले अगर अंदर तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, लाइक पहले जैसा था सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। तो पहले अगर अंदर में सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो बाद में वो पोर्शन निकालने के बाद भी कैविटी वाले जो पोर्शंस होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। तो आपका कैविटी के अंदर भी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। तो ये एक लॉजिक जो है वो एक लॉजिक जो है वो हो गया, ठीक है। तो वो एक लॉजिक हो गया। अच्छा, पहले सोचते हैं बाद में, पहले कुछ और भी चीज देख लें, ठीक है। जैसे ये फिगर देख लें, ये कंडक्टर रखा है और कंडक्टर रखा था, इस रूम में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, कंडक्टर में इंडक्शन हुआ, उसकी वजह से फील्ड लाइंस ऐसा हो गया। कंडक्टर के अंदर कैविटी है, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे एक मजेदार प्रूफ, ठीक है। तो एकदम मजा आ जाएगा आपको, जिसमें फील आ जाएगा, लाइक अभी जो बोला वो सुन लिए पर पूरे तरीके से उसको मानने नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखो, मान लेते हैं, मान लो आप एग्री नहीं करते हो हमसे, तो हमने मान लिया कि चलो भाई अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके कहने पे। तो लेट अस अज्यूम कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, ठीक है। तो मान लो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चूंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है हमेशा स्टैटिक सिचुएशन, तो इसका मतलब कि कंडक्टर के अंदर तो कोई फील्ड लाइंस नहीं होगा। तो अगर कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कैविटी से ही ओरिजिनेट होता होगा और कैविटी में ही टर्मिनेट हो जाता होगा, ये बात तो पक्का है। सो कैविटी में ही ओरिजिनेट होता होगा, कैविटी में ही टर्मिनेट हो जाता होगा। तो आपने बोला हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपने बोला कि क्या हो सकता है, आपने बोला कि सर हम ऐसा मानेंगे कि कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने बोला कि लाइक हमने जो चार्ज क्यू दिया बाहर में, तो कैविटी होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि कैविटी के सरफेस पे भी इंडक्शन हो गया होगा कुछ। आपने बोला कि ऐसा हो सकता है कि कैविटी के सरफेस से ही इंडक्शन हो गया और कैविटी के सरफेस पे चार्जेस जो है वो अपीयर हो गए, ऐसा पॉसिबिलिटी आपने बोला हो सकता है। आपने बोला कि मान लीजिए एक साइड में इधर चार्ज ले लिया, इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू कैविटी के सरफेस पे, ये फील्ड लाइंस हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गया। जितना प्लस स्मॉल क्यू है उतना ही माइनस स्मॉल क्यू है। तो मान लीजिए 4 फील्ड लाइंस निकले, तो अंदर में ही 4 निपट लिए, टर्मिनेट हो गए। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इधर कोई फील्ड लाइन नहीं जा रहा है। आपने बोला इस वाले फिगर में भी मान लो कि इसमें कैविटी के सरफेस पे भी इंडक्शन हुआ होगा और मान लो ये 3 फील्ड लाइंस है अपना, अंदर में कैविटी से ओरिजिनेट हुए, अंदर में ही टर्मिनेट हो गए। आपने बोला कि
इस एजम्पशन में क्या बुराई है? ठीक है, आपने बोला कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा हो सकता है, लाइक इसमें क्या बुराई है। तो हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आप एक काम करो कि अगर कुछ काम ना करे तो एक गॉसियन सरफेस मान के देखो। तो हमने कहा कि भाई एक गॉसियन सरफेस मान लो, लाइक ये लेट अस से ये रेड कलर का ये गॉसियन सरफेस लिया, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो कैविटी के जस्ट बाहर बाहर है। क्या है? कैविटी के जस्ट बाहर बाहर। तो कैविटी के जस्ट बाहर बाहर है, मतलब कंडक्टर के अंदर है सारे पॉइंट्स इसके। तो चूंकि इसके सारे पॉइंट्स कंडक्टर के अंदर हैं, तो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हमने कहा कि भाई देखो एक काम करो, अब इस पे गॉस लॉ लगा दो। हमने कहा अब इस पे गॉस लॉ लगा दो, ये गॉसियन सरफेस पे। गॉस लॉ जो है वो क्या होगा? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो चूंकि ये गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड ये होना चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ से LHS इक्वल टू RHS, तो 0 इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज जो है वो 0 होना चाहिए। तो हमने बोला कि देखो चार्ज इनक्लोज जो है ना वो 0 होना चाहिए, कैविटी में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला सर चार्ज इनक्लोज यहाँ पे 0 ही तो है कैविटी में। आपने बोला कि चार्ज इनक्लोज 0 है, ना कि लाइक चार्ज इनक्लोज का मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस 0 होना चाहिए सर। तो आपने बोला कि एक सेकंड, आपने बोला कि हमारे एजम्पशन में क्या गलती है, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज तो 0 ही है। ठीक है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस एजम्पशन? ये फिगर में क्या गलती है, मतलब ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हाँ बोलो, क्या कुछ बोल रहे हो क्या? ये क्योंकि हमने ये जो गॉसियन सरफेस लिया ये वाला, ये जो देखो ये जो गॉसियन सरफेस लिया, ये तो कैविटी के बाहर बाहर कंडक्टर में है ना ये। हाँ, ये कंडक्टर में है, तो इसका हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो हर जगह पे E डॉट ds क्या आएगा? हर हाँ, जगह। 0। नहीं, हमने वो पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस कैविटी के बाहर लिया है, कंडक्टर में लिया है पूरा का पूरा। अच्छा ठीक। तो आपने बोला कि भाई क्या बुराई है, आप बोले कि हम ऐसा क्यों नहीं मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, क्या बुराई है इसमें? और इसमें तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी। बताओ कोई आपके पास कोई काउंटर है, कोई काउंटर लॉजिक? अब तो देखो गॉस लॉ से भी आ रहा है कि चार्ज इनक्लोज 0। तो आपने बोला देखो सर हमारे ये में भी चार्ज इनक्लोज 0 ही है, प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर के 0 ही हो रहा है। क्या कोई काउंटर लॉजिक है जिससे हम बोल सके कि नहीं ऐसा नहीं होगा? वाह, कहीं पढ़े थे कि खुद से दिमाग लगा लिए? दिमाग लगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, ये जो चीज आपने बोला है उसी को ऐसे बोल सकते हैं। ये जो है, आप एक काम कीजिए, आपने पढ़ा था पॉइंट नंबर 5, पूरा का पूरा कंडक्टर जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। कंडक्टर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अब आप एक काम कीजिए कि क्या काम कीजिएगा, ये देखो चेकमेट। आप यहाँ से जो है चेकमेट दे सकते हैं कि लाइक दैट लॉजिक इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा? लाइक यहाँ पे देखो, एक काम करो आप, ये जो है ना वो 2 पॉइंट मार्क कर लो यहाँ पे कंडक्टर के ऊपर, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। बिल्कुल कंडक्टर पे है ये, तो कंडक्टर पे है तो कंडक्टर तो इक्वी पोटेंशियल होता है, तो A और B का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। A और B का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम।
तो VA माइनस VB क्या होना चाहिए? 0। तो डेल्टा VA और VA माइनस VB होना चाहिए 0। नाउ डेल्टा V जो है, डेल्टा V can also be written as delta V equal to minus integral E dot dl। हम लोग जानते हैं ये भी होता है। तो डेल्टा V can also be written as minus integral E dot dl। अब एक काम कीजिए, आप A से B पे चल के जाइए, आप कैविटी से, तो A से B पे चल के जा रहे हैं कैविटी से, ध्यान से देखिए, A से B पे चल के जा रहे हैं कैविटी से, ये फील्ड लाइंस दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ही डायरेक्शन में ऑलमोस्ट, तो एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, आप A से B पे चल के जा रहे हो तो सब जगह DL का भी डायरेक्शन ऑलमोस्ट वही है, ऑलमोस्ट। तो जब आप इस फिगर में, जब आप A से चल के B पे जा रहे हो तो हर जगह पे थीटा जो है वो एक्यूट ही है, हर जगह पे थीटा क्या है? एक्यूट। तो थीटा इज एक्यूट ऑलवेज व्हेन यू आर मूविंग एज शोन इन द फिगर, क्योंकि E और DL का डायरेक्शन ऑलमोस्ट एक ही है। थीटा आई एम नॉट सेइंग कि 0 ही होगा, पर लेस देन 90 होगा हमेशा। अच्छा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? E डॉट DL क्या होता है? मॉड ऑफ E इंटू मॉड ऑफ DL इंटू कॉस थीटा। तो आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है कैविटी में, तो मॉड ऑफ E पॉजिटिव होगा, मॉड ऑफ DL भी पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड है। एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर थीटा हमेशा लेस देन 90 डिग्री है, तो थीटा ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, जैसे आप यहाँ से यहाँ पे गए तो डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टर्म आएगा, डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। यहाँ से यहाँ गए डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यहाँ से यहाँ गए डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यहाँ से यहाँ गए डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो हर जगह डेल्टा V का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पाथ से जाएंगे, तो देयरफॉर इस पाथ से जाएंगे तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एजम्पशन। अकॉर्डिंग नेगेटिव आ जाएगा ना, एक माइनस साइन है। ओह सॉरी, निगेटिव आ जाएगा, हाँ माइनस साइन है। वो डेल्टा V जो है वो निगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन निगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू योर असम्पशन, आपने जो असम्पशन लिया है उसके हिसाब से डेल्टा V जो है वो अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, अगर कैविटी में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा तो डेल्टा V पक्का है कि निगेटिव आएगा। लेकिन डेल्टा V होना क्या चाहिए? डेल्टा V होना चाहिए हमेशा 0, क्योंकि आपने दोनों पॉइंट A और B कंडक्टर पे मार्क किए थे, तो कंडक्टर तो हमेशा एक ही पोटेंशियल होता है, तो डेल्टा V होना चाहिए 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये जो एजम्पशन किया है कि अंदर में प्लस Q होगा, माइनस Q होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट मीन्स कि वो एजम्पशन रॉन्ग है। तो दैट मीन्स अंदर में कैविटी के सरफेस पे ना तो कोई इंड्यूस्ड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपने अभी प्रूव कर दिया, समझे? तो पहला पॉइंट यही है कि तो पहला पॉइंट यही है कि अगर हम कंडक्टर में कोई कैविटी क्रिएट कर दें और कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये प्रूव हो गया। उसके बाद फिर हम लोग शिल्डिंग पढ़े थे। शिल्डिंग में 2 पार्ट होता है, दो मतलब होता है एक ही चीज है, उसको आप 2 पार्ट में देख सकते हो। लाइक क्या होता है कि अंदर में कैविटी, कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी है तो कैविटी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट बाहर में नहीं दिखता है। तो ये हम लोग इस पे क्वेश्चन भी पिछले क्लास में दिए थे, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है वो आप ये कह सकते हो कि आपका कंडक्टर के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका इफेक्ट कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसमें नहीं दिखेगा, ठीक है।
तो ये दो पार्ट समझ सकते हो आप। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने इस पे देखा था मेनली कि कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट बाहर में नहीं दिखता है, ठीक है। उस पर क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। जैसे देखा था कि कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसमें मान लो चार्ज रखा है, तो चार्ज रखा है, अब चार्ज को अगर इधर उधर मूव कराओ तो क्या होता है, इनर सरफेस पे, ठीक है, कंडक्टर का वो इनर सरफेस मतलब कैविटी वाला जो सरफेस है तो उस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वो हमेशा इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए कैविटी के जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इफेक्ट है किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे उसको वो कैंसिल कर सके। कौन कैंसिल कर सके? कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसके इनर सरफेस पे जो चार्जेस है। तो ये सब चीज हम लोग देख चुके थे। आज जो है वो हम लोग देखेंगे कि आपका बाहर में जो कुछ भी हो रहा है उसका जो आपका इफेक्ट होता है वो अंदर नहीं दिखेगा, कंडक्टर कैविटी के अंदर नहीं दिखेगा। इसका ये एग्जांपल है छोटा सा, वो लाइटनिंग गाड़ी पे गिर जाएगा तो क्या होगा, जैसे आर्बिट्ररी शेप का अगर कंडक्टर है तो आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पे जो आर का वैल्यू है वो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो काइनेमेटिक्स में पढ़े थे आप लोग कि भाई यहाँ पे अगर आर लिखना है तो लाइक इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। तो इस ये यहाँ का जो पोर्शन है वो लाइक ये एक रेडियस का स्फीयर है, तो ये जो छोटा सा पोर्शन लिया, मान लो यहाँ छोटा सा पोर्शन लिया लेट अस से ए बी, तो कोई अगर बोले कि भाई ए बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ए बी जो है वो एक छोटे से स्फीयर का क्या है, पार्ट है। उस स्फीयर का जो रेडियस रहेगा हम लोग बोलेंगे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यही है। अगर मान लो कि कोई फ्लैट पोर्शन है, जैसे यहाँ पे लाइक ये थोड़ा फ्लैट टाइप का चीज है, तो अगर कोई फ्लैट पोर्शन है तो ये इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए बड़ा रेडियस का स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे आर का वैल्यू कम है, तो जो जितना ही ज्यादा बेंट होता है वहां पे आर का वैल्यू उतना ही कम होता है, और जो जितना ही ज्यादा फ्लैट सरफेस होता है वहां पे आर का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है। तो ये आप आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है, अगर आप इसके ऊपर चार्ज दे देंगे, ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर चार्ज दे देंगे तो क्या होगा कि वो चार्ज इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होगा कि जहाँ पे आर का वैल्यू कम है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगा, और जो फ्लैट टाइप का जो सरफेस है वहां पे थोड़ा आर का मतलब वहां जो फ्लैट टाइप का सरफेस है वहां आर ज्यादा हो गया तो सिग्मा कम होगा। तो फ्लैट पोर्शन में आपका चार्ज डेंसिटी कम होगा और जो कर्व टाइप का चीज है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो ये जो आप एक्सेस चार्ज दिए इसको कंडक्टर को, तो वो एक्सेस चार्ज सरफेस पे इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि शार्प एजेस पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, फ्लैट एजेस पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। ये नेम पहले इतना सिग्निफिकेंट नहीं था लेकिन अभी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। ये कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या समझते हो आप लोग? जबरदस्ती मौत फैलाना। पर बॉडी से कोरोना डिस्चार्ज हो जाए वही कोरोना डिस्चार्ज हो गया। नहीं नहीं, ये नाम बहुत पुराना है, ये वो वाला कोरोना नहीं है ये वायरस वाला कोरोना नहीं है यार। तो कोरोना डिस्चार्ज किसको कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज ये कहते हैं कि मान लो एक लाइक ए टाइप का चीज है लेकिन मान लो कहीं पे आर बहुत कम है, तो कोई शार्प एजेस है, आर का वैल्यू बहुत कम है कहीं पे, तो आर का वैल्यू बहुत कम है, ये मान लो कोई कंडक्टर है और आपने यहाँ पे जो है इस पे कुछ चार्ज दिया है इस कंडक्टर पे, तो आर जहाँ पे बहुत कम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये मान लो कोई कंडक्टर है, तो दिस इज ए कंडक्टर, तो आपने आर जहाँ पे बहुत ही कम है, बिल्कुल शार्प एज है, वहां पे सिग्मा बहुत ज्यादा है, और अगर ये कंडक्टर है तो इसके जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप जानते हो कि कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप पढ़ रखा है पहले से आपने। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए चूंकि आर यहाँ पे बहुत कम है, तो एक सेकंड, चूंकि यहाँ पे आर बहुत कम है इसलिए सिग्मा बहुत ज्यादा है, और सिग्मा बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है,
अब इस कंडक्टर को अगर आप और चार्ज सप्लाई करते जाएं, तो इस कंडक्टर को अगर आप और एक्सेस चार्ज सप्लाई करते जाएंगे तो क्या होगा कि जो शार्प एज है वहां पे सिग्मा और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और सिग्मा बढ़ेगा तो उसके जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता 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 हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाए कि वो एयर मॉलिक्यूल्स को भी आयोनाइज करना शुरू कर दे। तो एयर मॉलिक्यूल्स को भी आयोनाइज करना शुरू कर दे। आयोनाइज का मतलब क्या समझते हो आप? जैसे कोई मॉलिक्यूल का को आयोनाइज करने से मतलब क्या समझते हो? जैसे मान लो H2 है, एक मॉलिक्यूल है वाटर, तो आयोनाइज तो उसमें O माइनस है, H प्लस है ना, O2 माइनस H प्लस प्लस। तो आयोनाइज करने का मतलब ये है कि अच्छा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिवली चार्ज आयन पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है, आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो पार्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये उसका निगेटिवली चार्ज पार्ट है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। आप उल्टा समझ लो, आप ऐसे देख लो, मान लो कि निगेटिवली चार्ज आयन इधर है और पॉजिटिवली चार्ज इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? अरे यार, निगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? सॉरी, निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया? इधर। तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, और पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मॉलिक्यूल को अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ये फोर्स भी ज्यादा होगा, तो दोनों साइड से खींच रहा है ज्यादा फोर्स से। तो हो सकता है कि भाई ये फोर्स इतना ज्यादा हो जाए कि ये क्या करे, इस मॉलिक्यूल को, इस बॉन्ड को तोड़ दे, और इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज आयन अलग हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन अलग हो गया। तो ये दोनों अलग अलग आयन्स हो जाएंगे, एक निगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा कि जब ये टूट गया तो ये जो निगेटिवली चार्ज आयन है ये क्या होगा कि ये अट्रैक्ट होकर के चला जाएगा यहाँ पे। ये निगेटिवली चार्ज आयन जो है ये अट्रैक्ट होकर के पॉजिटिव चार्ज पे चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे चला जाएगा तो क्या होगा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, तो एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया और एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन जो टूटा था आपका मॉलिक्यूल में से, ये आपका हवा में रह गया। तो हवा में रह गया तो आप ऐसे बोल सकते हो, लाइक ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। एक्चुअल में तो ऐसा बोला जा सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज लीक होकर के हवा में आ गया, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज, देखो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हुआ और एक पॉजिटिव चार्ज ये हवा में आया। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हवा में लीक करके आ गया। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज हवा में लीक करके नहीं आ रहा है, एक्चुअल में तो हवा लाइक एयर का वो मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड टूट रहा है तो निगेटिव चार्ज जाकर के आपका वो कंडक्टर पे गया और एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, और हवा में एक पॉजिटिवली चार्ज आयन आ गया। इस तरीके से अगर बहुत सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गया, एयर मॉलिक्यूल के बहुत सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, तो बहुत सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा इधर कंडक्टर का बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एयर मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस आ जाएंगे। तो ये हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि कंडक्टर से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज लीक होकर के हवा में आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो ये कोरोना का मतलब ये चार्ज से है, और यहाँ पे वो आपका वायरस वाले कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब तो लाइक बोर्ड्स में कोरोना डिस्चार्ज आएगा तो बच्चे ये भी लिख के दे देंगे कि हाँ भाई 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद अगर कोरोना डिस्चार्ज हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। भरोसा नहीं है, बोर्ड में बच्चे तो कुछ भी लिख देते हैं, है ना। तो ये है। अच्छा, वो कोरोना स्पेलिंग भी मैच कर रहा है ना, और ये होगा कि आपका नेचुरल स्पाइक्स बन जाएगा हेयर का, ठीक है। वो कोई सैलून में जाकर के और ऐसा स्पाइक्स बनवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आपका एयर है वो हेयर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, खड़ा, ठीक है। वो भी आपका इसी कारण से। तो ये कारण से हिल स्टेशन में हम लोग जाते हैं, हिल स्टेशन पे
तो कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हमेशा तो ऐसा नहीं पर कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं तो अपने को लगता है कि बहुत तेज हवा चल रहा है इसलिए शायद एकदम खड़ा हो गया है, बट दैट इज तेज हवा जो है दैट इज नॉट ओनली द सिंगल रीजन, ठीक है। तो तेज हवा जो है वो सिर्फ सिंगल रीजन नहीं है, लाइक खड़ा थोड़ा ही होता है यार तेज हवा की वजह से, लाइक इधर भी आंधी आता है तो क्या लड़कियों के बाल ऐसे खड़े थोड़ी हो जाते हैं आंधी में, ठीक है, उड़ेगा तो पीछे की तरफ उड़ेगा ना।